आपके हिसाब से अभी कोई नहीं बचता है। चिंतन से भारती जी हमारे साथ, ग्राउंड रियलिटी अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि स्वयंसेवी संस्थाएं काफी अंदर तक जाती हैं, काम करती हैं। टारगेट एरियाज जो आपके हैं, वहां आपको स्थिति क्या दिखी? हम लोग ज्यादातर उन लोगों के साथ काम करते हैं जो कूड़ा बीनते हैं और जो रिसाइकलिंग करते हैं। तो हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग जैसी संस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि सरकार फेल कर जाती है। और बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, हम ये जो लोग हैं ये इंडिया के शायद सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, क्योंकि कूड़ा लेते हैं, उसको अलग अलग छांटते हैं, फैक्ट्रियों में ले जाते हैं और फिर उसका फिर से कुछ नया बनता है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो सबसे ज्यादा ये लोग बचाते हैं। कोई भी ग्रीन हाउस गैस बचाना हो तो रिसाइकलिंग से बचाते हैं। तो हमको क्या लगता है कि एक तो म्युनिसिपैलिटी की लेवल से इनको बहुत कम म्युनिसिपैलिटीज ने अच्छी तरह एक्नॉलेज किया है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने बहुत अच्छी तरह एक्नॉलेज किया है, एनडीएमसी ने आई कार्ड्स दिए हैं, काम दिया है, और दूसरी म्युनिसिपैलिटीज भी हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर जो कहानियां आ रही हैं वो ये हैं कि म्युनिसिपैलिटीज ने बड़ी प्राइवेट कंपनीज को घर घर से कूड़ा देने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और सारे बीनने वालों की लाइवलीहुड खत्म हो रही है। तो ये बहुत सीरियस चीज है और हमको बहुत बहुत लड़ना है पॉलिसीज बदलने के लिए। कहीं ना कहीं उनके लाइवलीहुड का खतरा आपको नजर आता है। अनु आनंद जी, सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ा आपने बखूबी सुन लिया। आपकी नजर में फिलहाल स्थिति क्या है? क्या ये माना जाए कि जो इनके लिए जो जारी राशि होती है, जो सरकार देती है, क्या वो वाकई सही हाथों तक पहुंच पाती है? पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है। वो आंकड़ों का विवाद अलग है, लेकिन फिर भी ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी जाके देखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसी बस्तियां बनी हुई हैं, अभी भी ये काम जो है मैला ढोने का काम चालू है। जहां तक बात रही कानून, और इसकी एक वजह ये भी है कि जो सरकारी योजनाएं बनी उसके पीछे नीयत तो अच्छी थी, लेकिन जो योजनाओं को बनाने वो बहुत सोच समझ कर नहीं बनाई गई। मैं ऐसा क्यों कह रही, इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जब 1993 में ये कानून, उन्मूलन का कानून बना गया, उसी समय नेशनल स्कीम फॉर द लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्क्रैंजर्स के लिए एक राष्ट्रीय योजना भी बनाई गई। इस योजना के तहत एक स्कीम शुरू की गई थी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। इस कानून और इस योजना में इतना मीन्स विरोधाभास है कि ये स्कीम कहती थी कि जो भी अनक्लीन प्रोफेशंस में जो लोग लगे हुए हैं उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि उनके बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम बनाई गई। बहुत सारे मध्य प्रदेश के गांव में मैंने जाके देखा कि बहुत सी बस्तियों में बहुत सी महिलाओं ने ये काम छोड़ दिया, क्योंकि जब कानून के बारे में अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई तो ये 2000 में बहुत सी महिलाओं ने ये काम छोड़ा। लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि उनके बच्चों को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई है। जब अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से ये पूछा गया कि उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही, तो उनका कहना था कि जब अब कानून के कारण आपके जो आप लोग हैं वो अनक्लीन प्रोफेशन में नहीं रहे, मैला ढोने का काम बंद हो गया है, तो नेचुरली जब मैला ढोने का काम बंद हो गया है तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यानी कि एक तरफ कानून कहता है कि मैला ढोने का काम बंद करो, दूसरी तरफ उसी कानून के तहत आप ऐसी योजना चला रहे हो जो योजना चाहती है कि शिक्षा में इन लोगों के बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन आपकी स्कीम और आपके कानून में ही इतना विरोधाभास दिखाई दिया कि जिसके लिए मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने बाद में आके इस पे आर्टिकल्स लिखा या एनजीओज के थ्रू अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश की, तो देखा कि ये समस्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के बहुत सारे बच्चों को इसकी वजह से स्कूलों से बाहर होना पड़ा, क्योंकि 750 रुपए वार्षिक उनको ये स्कॉलरशिप दी जा रही थी। लेकिन अभी तक ये समस्या वैसे की वैसे ही बनी हुई। कहीं ना कहीं शिक्षा की स्थिति में भी वो पिछड़े संजय झा जी हैं। संजय झा जी, क्योंकि आप तो काफी घूमते हैं और इस तरह की स्टोरीज आपके नजदीक रहती हैं दिल के, क्या आपको लगा जमीनी हकीकत जब आपने इस विषय पर सोचा, क्या प्रयासों की कहीं कमी लगी या सही हाथों में उनका एड नहीं पहुंचना लगा, या पुनर्वास के काम जितनी तेजी से होने चाहिए थे वो नहीं हुए? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक फैक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे अनु जी ने बताया कि वो इंटाइटल थे स्कॉलरशिप्स के लिए, लेकिन उन्होंने वो काम छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़ा डिट्रीमेंटल फैक्टर है। अब भारती जी ने और सुलभ इंटरनेशनल ऑब्वियसली यहाँ पे हैं, तो इसमें कि मल्टीपल जो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कम्युनिकेशन क्या, एक तो राइट्स क्या है इनको पता नहीं चलता, दूसरी बात इम्प्लीमेंटेशन जो होता है,
तो मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे जो सरकार की तरफ से जो अटेम्प्ट्स हैं वो कम है, और एनजीओज को ज्यादा इसको प्रोत्साहन देना चाहिए करने के लिए, क्योंकि सरकार मुझे लगता है कि बहुत सारे काम जो है अच्छे ढंग से नहीं कर सकती है जो एक एनजीओज। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहां भी मैं गया हूं खास करके इस सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रही हैं। और तो सरकार को ये चाहिए कि जो भी फंड एलोकेट करती है इसके रिमूवल के लिए, वो बजाय कि ब्यूरोक्रेट्स को क्रिएट करने के, ब्यूरोक्रेसी में डालने की बजाय कुछ 2-4 लिस्ट करके जो भी एनजीओज हैं जो उसी इलाके में काम करते हैं उनको पैसे देना चाहिए, और खास करके उनकी रिहेबिलिटेशन का एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। क्योंकि होता क्या, इमीडिएटली आपने कह दिया कि हम ये दे देंगे, तो उसके बाद 3 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, उसके बारे में कोई योजना नहीं बनती है, इससे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं जो योजनाएं बनती हैं उनके ऊपर निगरानी की आपको जरूरत महसूस होती है। 1993 में महिला प्रथा उन्मूलन के लिए एक कानून बना, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में सही मकाम और इच्छा शक्ति में बेहतर तालमेल न होने की वजह से इसे ठीक ढंग से लागू न किया जा सका। देखा जाए तो इसे पूरी तरह से रोकने के लिए कानून भी बने, लेकिन ये कानून सही मायने में क्या लागू हो पाए, क्या वजह रही, जानेंगे आगे। अस्मिता में आप रहिएगा हमारे साथ। जो ऋण दिया जाता है किसी भी कार्य अर्जित काम के लिए वो 25,000 से 5 लाख तक है। मैं तो ये चाहती हूँ जो भी हमारी सभी महिलाएं महिला ढूंढने का काम करती है वो ना करें। आज उनको सुलभ इंटरनेशनल के जरिए पता चला कि पढ़ाई क्या होती है, उससे कैसी इज्जत मिलती है।